अरे ओ सांभा। कितने आदमी थे। हाँ हाँ, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। बिल्कुल। एक ऐसी फिल्म जो आज भी रिलीज के लगभग 50 साल बाद भी अगर थिएटर में लग जाए तो हाउसफुल हो सकती है। बिल्कुल, और यही बात तो इसे एक फिल्म से कहीं ज्यादा बना देती है। आज हम उसी फिल्म शोले के पर्दे के पीछे की कहानी में उतरने वाले हैं। और ये बातें किसी फिल्मी मैगजीन से नहीं है। नहीं, ये सारी बातें अनुपमा चोपड़ा की जबरदस्त किताब शोले द मेकिंग ऑफ अ क्लासिक से हैं, जो इस फिल्म की पूरी जन्म कुंडली है, समझ लीजिए। तो आज इस किताब के पन्ने पलटेंगे और जानेंगे कि कैसे बनी बॉलीवुड की ये सबसे बड़ी क्लासिक। कौन था गब्बर के लिए पहली पसंद और क्या सच में धर्मपाजी वीरू का नहीं ठाकुर का रोल करना चाहते थे। यार, आज तो सारे राज खुलेंगे। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। कहानी शुरू होती है सलीम जावेद की कलम से निकली सिर्फ 4 लाइनों से। 4 लाइनें? बस 4 लाइन का एक आइडिया था। एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर अपने परिवार का बदला लेने के लिए 2 कोर्ट मार्शल किए गए बदमाशों को काम पर रखता है। बस इतना ही था। अरे वाह, बस 4 लाइन, और इसी 4 लाइन पर उस जमाने में 3 करोड़ की फिल्म बन गई। ये तो कमाल है ना? लेकिन ये आइडिया डायरेक्टर रमेश सिप्पी तक पहुंचा कैसे? ये भी एक मजेदार किस्सा है। सीता और गीता की जबरदस्त कामयाबी के बाद क्रेडिट्स को लेकर सलीम जावेद और सिप्पीज में थोड़ी अनबन हो गई थी। अच्छा। राइटर्स चाहते थे कि उन्हें वो पहचान मिले जिसके वो हकदार थे, तो रमेश सिप्पी ने उनसे वादा किया कि अगली फिल्म में उनका नाम सबसे पहले होगा पोस्टर पर। और इसी वादे के साथ उन्होंने ये आइडिया सुनाया। हाँ, और इसी वादे के साथ सलीम जावेद ने उन्हें ये 4 लाइन का आइडिया सुनाया। और उन्होंने अपना वादा निभाया भी। शोले के पोस्टर्स पर सलीम जावेद का नाम सबसे ऊपर था, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात। लेकिन किताब ये भी बताती है कि रमेश सिप्पी को आर्मी वाले बैकड्रॉप से थोड़ा डर लग रहा था। क्यों? सही कहा। आर्मी का बैकड्रॉप मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री से परमिशन, सेंसरशिप की 1000 दिक्कतें और बहुत सारे नियम कानून। रमेश सिप्पी एक ऐसी कहानी बनाना चाहते थे जिस पर उनका पूरा कंट्रोल हो। इसीलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव किया। क्या? आर्मी ऑफिसर को एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर यानी हमारे ठाकुर बलदेव सिंह में बदल दिया गया। ये तो बहुत स्मार्ट मूव था। इससे कहानी ज्यादा पर्सनल और जमीनी हो गई। बिल्कुल। और इसके बाद शुरू हुआ असली काम। एक बंद कमरे में महीनों तक चाय और कभी-कभी बियर के साथ हाँ। हॉलीवुड की क्लासिक वेस्टर्न फिल्म्स जैसे द मैग्निफिसेंट 7 और अकीरा कुरोसावा की मास्टरपीस 7 समुराई से प्रेरणा लेकर एक खालिस इंडियन वेस्टर्न फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी गई। एक ऐसी कहानी जो थी तो वेस्टर्न, लेकिन उसका दिल पूरी तरह से हिंदुस्तानी था। एकदम। और जब ये जबरदस्त स्क्रिप्ट तैयार हो गई तो अगली चुनौती थी इन किरदारों में जान डालने वाले चेहरे ढूंढना। जो अपने आप में एक अलग ही कहानी है। बिल्कुल। अब आता है सबसे मसालेदार हिस्सा, कास्टिंग। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी तो सीता और गीता की जबरदस्त जोड़ी के बाद पक्के थे। वो तो तय थे। असली सवाल था जय कौन बनेगा। उस जमाने के सुपरस्टार जिनकी आवाज और स्टाइल का पूरा देश दीवाना था, शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा इस रोल के लिए पहली पसंद थे। अच्छा। शत्रुघ्न सिन्हा। हाँ, सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी उन्हीं को चाहते थे क्योंकि वो एक बैंकेबल स्टार थे। लेकिन सलीम जावेद की जिद थी अमिताभ बच्चन, जिनके नाम उस वक्त करीब 10 फ्लॉप फिल्में थी। बिल्कुल, एक ऐसा एक्टर जिनके नाम उस वक्त करीब 10 फ्लॉप फिल्में थी। क्या बात कर रहे हो? मतलब उस जमाने के एंग्री यंग मैन को कोई लेना नहीं चाहता था। जंजीर तक रिलीज नहीं हुई थी और इंडस्ट्री उन्हें फ्लॉप हीरो मानती थी। सही कह रहे हो। लेकिन सलीम जावेद को ऐसा क्या दिखा अमिताभ में जो बाकी इंडस्ट्री नहीं देख पा रही थी? उन्होंने अमिताभ की आंखों में वो स्मोल्डरिंग इंटेंसिटी, वो खामोश गुस्सा देखा था जो जय के किरदार के लिए जरूरी था। परवाना और बॉम्बे टू गोवा जैसी फिल्मों में सलीम जावेद ने उनकी एक्टिंग का वो स्पार्क देख लिया था। किताब के मुताबिक धर्मेंद्र ने भी अमिताभ के लिए पैरवी की। धर्मपाजी ने? हाँ, उन्होंने सिप्पी से कहा ये लड़का बहुत अच्छा काम करेगा। वाह। और फिर भी सबसे बड़ा बॉम्बशेल तो कुछ और ही था। क्या? किताब में लिखा है कि धर्मेंद्र असल में वीरू का नहीं ठाकुर का रोल करना चाहते थे। हाँ, ये बिल्कुल सच है। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना वाला वीरू नहीं, बल्कि बिना हाथ वाला ठाकुर। ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल। धर्म जी एक एक्टर के तौर पर ठाकुर के किरदार के चैलेंज से बहुत प्रभावित थे। वो एक ऐसा इंटेंस रोल करना चाहते थे। लेकिन रमेश सिप्पी एक जीनियस डायरेक्टर थे। वो तो थे। उन्होंने एक तीर से 2 निशाने लगाए। कैसे? उन्होंने धर्म जी से बस इतना कहा,
धर्म जी सोच लीजिए, अगर आप ठाकुर बनेंगे तो हेमा मालिनी संजीव कुमार को मिलेंगी। हाँ, ये तो मास्टर स्ट्रोक था। बात ही खत्म। उस वक्त सेट पे उनका रोमांस जो चल रहा था, मतलब एक रोमांटिक फैसले ने फिल्म की पूरी केमिस्ट्री तय कर दी। बिल्कुल। अगर धर्म जी ठाकुर बनते तो शायद जय और वीरू की दोस्ती उतनी यादगार नहीं बन पाती, और ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे वाला जादू ही खत्म हो जाता, और वीरू बसंती की वो कमाल की केमिस्ट्री भी नहीं दिखती। तो ये एक छोटा सा फैसला फिल्म के लिए वरदान साबित हुआ। और जब हीरो फाइनल हो गए तब तलाश शुरू हुई उस किरदार की जिसके बिना शोले अधूरी है। 50-50 कोस दूर जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। लेकिन गब्बर के रोल के लिए अमजद खान पहली पसंद नहीं थे। ये रोल पहले डैनी डेंजोंगपा को ऑफर हुआ था। उनकी पर्सनालिटी और आवाज इस रोल के लिए परफेक्ट मानी जा रही थी। तो फिर? लेकिन वो उस वक्त अफगानिस्तान में फिरोज खान की धर्मात्मा की शूटिंग कर रहे थे और उनकी डेट्स मिलना नामुमकिन था। ओह, टीम परेशान थी कि अब गब्बर कौन बनेगा। तब सलीम खान को एक प्ले में देखा हुआ एक एक्टर याद आया, अमजद खान। और इस तरह बॉलीवुड को उसका सबसे खतरनाक और यादगार विलन मिला। हाँ, पर मैंने किताब में पढ़ा है कि शूटिंग के पहले ही दिन उनकी हालत खराब हो गई थी। एक नया एक्टर, इतने बड़े स्टार्स के सामने प्रेशर तो बहुत होगा। बहुत ज्यादा। पहले दिन वो इतने नर्वस थे कि एक भी शॉट ठीक से नहीं दे पाए। अरे बाप रे। उनकी आवाज जिसे आज हम सब पहचानते हैं, उसे भी क्रू के कुछ लोगों ने कमजोर और पतली बता दिया था। क्या? हाँ, यहाँ तक कि उन्हें फिल्म से रिप्लेस करने तक की बातें होने लगी थी। सोचिए उस एक्टर पर क्या गुजर रही होगी। ये तो शॉकिंग है। मतलब जिस आवाज ने गब्बर को अमर कर दिया उसी पर सवाल उठाया गया था। बिल्कुल। तो फिर उन्होंने खुद को साबित कैसे किया? अमजद खान ने हार नहीं मानी। उन्होंने कुछ दिन का समय मांगा, अपने किरदार पर काम किया, अपनी आवाज की पिच को बदला, और फिर जब वो कैमरे के सामने आए तो उन्होंने इतिहास रच दिया। वाह। उन्होंने उस बेइज्जती को अपनी ताकत बना लिया। ये होती असली कलाकारी। और वो आइकॉनिक कितने आदमी थे वाला सीन, उसकी भी तो एक कहानी है। बिल्कुल। पहले स्क्रिप्ट में गब्बर को खुद अपना इनाम बताना था। अच्छा। लेकिन फिर सलीम जावेद को लगा कि गब्बर जैसा अहंकारी आदमी ये काम अपने चमचे से करवाएगा। वो अपनी बड़ाई खुद क्यों करे? सही बात है। वो तो बस एक सवाल पूछेगा, और इस एक छोटे से बदलाव से सांभा का जन्म हुआ, जो सिर्फ एक लाइन बोलकर अमर हो गया। कमाल है। मतलब एक छोटे से बदलाव ने एक और आइकॉनिक किरदार बना दिया, है ना? अच्छा, शूटिंग के भी तो बड़े खतरनाक किस्से हैं। फिल्म को बैंगलोर के पास रामनगर की पथरीली पहाड़ियों में शूट किया गया था, जो खुद में एक चैलेंज रहा होगा। वो लोकेशन फिल्म का एक किरदार बन गई, लेकिन वहाँ काम करना आसान नहीं था। जो फिल्म 6 महीने में खत्म होनी थी, वो 2.5 साल तक चली। 2.5 साल? और खतरे भी बहुत थे। याद है वो टंकी वाला सीन जहाँ नशे में धुत बीरू चिल्लाता है सुसाइड? कौन भूल सकता है। गांव वालों। वो पूरा सीन जावेद अख्तर ने एयरपोर्ट जाते हुए चलती गाड़ी के बॉनेट पर रखकर लिखा था। क्या बात है। उन्हें अचानक आइडिया आया और उन्होंने वहीं लिख डाला। और एक और खतरनाक किस्सा है। क्या? एक एक्शन सीन में धर्मेंद्र ने गलती से असली गोली चला दी थी, जो अमिताभ बच्चन के कान के पास से सनसनाती भी गुजरी। बाप रे, बाल बाल बचे बिग बी। बिल्कुल। ये सब सुनकर तो लग रहा है कि फिल्म बनाना किसी जंग लड़ने से कम नहीं था। 2.5 साल, इतना पैसा, इतने सारे खतरे। जंगी थी। बजट जो शुरू में 1 करोड़ सोचा गया था, वो बढ़कर 3 करोड़ हो गया। उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी रकम थी। बहुत ज्यादा। सिप्पी परिवार ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था। और जब फिल्म जैसे तैसे पूरी हुई तो एक और बड़ा दुश्मन सामने खड़ा था। कौन? सेंसर बोर्ड। अच्छा, सेंसर बोर्ड का पंगा। इमरजेंसी का दौर था तो माहौल तो सख्त रहा ही होगा। बिल्कुल। फिल्म का असली अंत बहुत ही भयानक और हिंसक था। कैसा? ठाकुर अपने खास तौर पे बनाए गए कीलों वाले जूतों से गब्बर के हाथ कुचलकर उसे जान से मार देता है। वो एक पर्सनल बदला था। अरे वाह। लेकिन सेंसर बोर्ड ने साफ कह दिया कि एक पूर्व पुलिस ऑफिसर कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। हिंसा को इस तरह महिमा मंडित नहीं किया जा सकता। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर वाले सीन के बाद ठाकुर का बदला तो पूरा होना ही था। ये तो क्लाइमेक्स की जान थी। वही तो फिर क्या हुआ? मेकर्स तो फंस गए होंगे। बुरी तरह फंस गए। रिलीज में सिर्फ 1 महीना बचा था। आनन फानन में क्लाइमैक्स को दोबारा शूट करने का फैसला किया गया। 1 महीने पहले? हाँ। संजीव कुमार उस वक्त सोवियत यूनियन में थे। उन्हें वापस बुलाया गया
और फिर वो अंत शूट हुआ जो आज हम देखते हैं, जिसमें पुलिस आ जाती है। हाँ, जिसमें ठाकुर गब्बर को मारने ही वाला होता है कि पुलिस आ जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। क्या ड्रामा है। मतलब पर्दे के पीछे की कहानी तो फिल्म से भी ज्यादा मसालेदार है। और जब आखिरकार ये फिल्म रिलीज हुई 15 अगस्त 1975, तब क्या हुआ? तब जो हुआ वो बॉलीवुड के इतिहास का सबसे बड़ा सबक है। पहले हफ्ते फिल्म को फ्लॉप घोषित कर दिया गया। क्या? बड़े बड़े क्रिटिक्स ने उसे भुजी हुई राख यानी डेड एम्बर तक कह दिया। इंडस्ट्री के लोग मजाक उड़ा रहे थे कि सिप्पीज ने सीता और गीता से कमाया सारा पैसा डुबा दिया। नहीं, शोले को फ्लॉप कहा गया? यकीन नहीं होता। बिल्कुल। डिस्ट्रीब्यूटर्स इतने घबरा गए थे कि उन्होंने रमेश सिप्पी से कहा कि फिल्म का अंत बदल दो। मतलब? जय को वापस जिंदा कर दो, किसी तरह एक हैप्पी एंडिंग बना दो ताकि फिल्म चल पड़े। सोचिए, उस दबाव में अपने विजन पर टिके रहना कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन रमेश सिप्पी नहीं माने। फिर जो हुआ वो इतिहास है। बिल्कुल। दूसरे हफ्ते से कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। जनता ने फिल्म को सिर आंखों पर बिठा लिया। वर्ड ऑफ माउथ इतना जबरदस्त था कि थिएटर के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगने लगी और पहली बार किसी फिल्म के डायलॉग्स की ऑडियो कैसेट बिकने लगी। ये तो एक बिल्कुल नई चीज थी। लोग गब्बर के डायलॉग सुनने के लिए कैसेट खरीद रहे थे। हाँ? फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुंबई के मिनर्वा थिएटर में तो ये फिल्म लगातार 5 साल तक चली। सही में। इस किताब को पढ़कर समझ आता है कि पर्दे पर दिखने वाले हर एक सीन के पीछे कितनी मेहनत, कितना ड्रामा, कितना जुनून और कितने खुशकिस्मत हादसे छिपे थे। वो सिर्फ एक फिल्म नहीं बना रहे थे, वो अनजाने में इतिहास रच रहे थे। और कई बार उन खुशकिस्मत हादसों से पैदा होता है जो आपके कंट्रोल में नहीं होते। शोले इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। हाँ। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर इनमें से एक भी चीज अलग होती, अगर डैनी गब्बर होते या धर्मजीत ठाकुर बन जाते या सेंसर बोर्ड असली अंत को पास कर देता, तो क्या शोले फिर भी शोले होती? शायद नहीं। तो अब सुनने वालों के लिए एक सवाल, आपका फेवरेट शोले डायलॉग कौन सा है? गब्बर का जो डर गया समझो मर गया, या जय वीरू का हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि शोले का कौन सा सीन आपको आज भी सबसे ज्यादा पसंद है। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।